वेलकम। आज के वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ये इंटीग्रेशन सीरीज में मेरा 5वां वीडियो है, तो अगर आप पहले 4 वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत हमें कब महसूस होती है? जब हमें एक रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो। रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो px बाई qx फॉर्म का हो, जहाँ पे qx 0 के बराबर नहीं हो और px और qx पॉलिनोमियल्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है। उसी तरह से मैं और भी एग्जाम्पल्स लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, या मैं एग्जाम्पल लिखूँ एक्स क्यूब प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। अभी हमने 3 एग्जाम्पल लिखे। इसमें एक चीज़ यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में जो न्यूमरेटर की डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 वो लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 2 से लेस है। इस केस में न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, नॉट 1, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है और दोनों आपस में बराबर हैं। और यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और यहाँ पे 3 जो है वो 2 से ज़्यादा है। तो जब भी हम रेशनल फंक्शन की बात करते हैं, हम 2 तरह के रेशनल फंक्शंस की बात करते हैं। एक रेशनल फंक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, उस तरह के रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इफ़ द डिग्री ऑफ px is less than the degree of qx, then the rational function is called proper। तो ये जो है हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। बाकी केसेस में ये एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल, ये दोनों इम्प्रॉपर हैं, क्योंकि प्रॉपर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? न्यूमरेटर की डिग्री को डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना पड़ेगा। अगर दोनों डिग्री बराबर हो या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो, उस केस में जो फंक्शन होता है वो इम्प्रॉपर हो जाता है। ठीक है। अब जब हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो अगर हमारा रेशनल फंक्शन प्रॉपर है तो कोई चैलेंज नहीं है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पर अगर वो इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले हमें उसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करना पड़ता है। और वो हम कैसे करते हैं? उसको करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। मान लीजिए px बाई qx है, तो इसमें हम px को qx से डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसको लिखते हैं tx प्लस p1x बाई qx, जहाँ पे tx जो है वो कोसेंट है और p1x जो है वो रिमाइंडर है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को जानते होंगे और मैं जब एग्जांपल्स लूँगा तो ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखना है? तो अगर हम स्टेप वाइज बात करें तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखो, जो आपका डिनोमिनेटर है, और उसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करो? फैक्टराइज ऐसे करो कि जितना फैक्टराइज हो जाए, अगर वो लिनियर टर्म्स में फैक्टराइज हो जाए तो ठीक है, मतलब हम उसको अप टू मैक्सिमम जहाँ तक फैक्टराइज हो सकता है हम करेंगे। मान लो हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जिसके अंदर डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर हैं, x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी। तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के लिए हम लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। ये तरीका होता है। अगर यहाँ पे x माइनस डी होता तो हमें एक और टर्म लिखते, अगर x माइनस ई होता तो एक और टर्म लिखते। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि डिनोमिनेटर के अंदर हमें x माइनस ए स्क्वायर टाइप का टर्म हो।
या x माइनस ए क्यूब टाइप का टर्म हो और दूसरा टर्म हो x माइनस बी, तो उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर x माइनस ए स्क्वायर है तो हमें x माइनस ए भी लेना पड़ेगा और x माइनस ए स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास होता 2x प्लस 3 और मान लो यह होता 2x स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो आप इसको कैसे लिखते? इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ता है a बाई, सबसे पहले x माइनस 1 स्क्वायर है तो आपको x माइनस 1 लिखना पड़ता है, फिर b बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर भी आता, फिर इसमें आता c बाई एक्स माइनस 2 स्क्वायर है तो आप x माइनस 2 लिखते, फिर d बाई एक्स माइनस 2 स्क्वायर लिखते और फिर d बाई एक्स माइनस 3 लिखते। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि अगर इस टाइप का टर्म्स हो तो हमें जहाँ तक पावर है, अगर ये x माइनस 2 क्यूब होता तो हमें x माइनस 2 स्क्वायर और x माइनस 2 क्यूब तीनों टर्म्स लिखने पड़ते। एग्जाम्पल्स जब मैं लूँगा तो और भी बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, पर अभी वीडियो में आप बने रहें। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल लूँगा। जो तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप मान लो फैक्टराइज कर रहे हो पर आपको फैक्टराइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक टर्म या हायर डिग्री टर्म मिल रहा है। तो उस केस में मान लो इस टाइप का एक्सप्रेशन है x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप लिखोगे a बाई एक्स माइनस ए, और यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे ही गलती नहीं करना है कि आप लिख दो a बाई एक्स माइनस ए और प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या चैलेंज होगा? इसमें चैलेंज ये होगा कि आपने यहाँ पे लिखा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल और न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे वही पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री इससे एक कम हो, ठीक है। उसी तरह से मान लो अगर सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का स्क्वायर हो तो जैसा मैं यहाँ पे कर रहा था वैसा यहाँ भी करूँगा कि x माइनस ए तो सेपरेटली लिख दिया, पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो हमें बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी लिखना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सारे प्रोसेसेस को समझने के लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का, वो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। तो इसको देखने के बाद सबसे पहले आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ लोग इसको सोच सकते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वैसे भी इसको किया जा सकता है। हाँ, वैसे भी किया जा सकता है, पर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा रेशनल फंक्शन है वो है 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इसका अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है तो हम इसको लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। यहाँ पे पहले दो स्टेप्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है कि ऑलरेडी ये राइट फॉर्म में है। पहले दो स्टेप से मेरा क्या मतलब है कि पहला आप ये चेक कर रहे हो कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो आंसर है यस, क्योंकि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री है कांस्टेंट टर्म होने के कारण 0 और इसकी डिग्री है 2, तो 0 2 से कम होता है, तो ये प्रॉपर है। दूसरी चीज़ कि क्या ये फैक्टराइज्ड है, तो हाँ ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो हमें डायरेक्ट लिख देना है a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मैं आपको डिटेल में यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज ये स्टेप्स आपको यूजुअली लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ से आएगा a टाइम्स एक्स प्लस 2 प्लस b टाइम्स एक्स प्लस 1, ठीक है। अब दोनों तरफ कंपेयर करना पड़ता है, यहाँ पे दोनों फंक्शन सेम है तो और डेनोमिनेटर इक्वल है, तो इसका मतलब कि न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। तो 1 जो है वो बराबर होगा a टाइम्स एक्स प्लस 2 प्लस b टाइम्स एक्स प्लस 1 के। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं? आगे सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ता है। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे a इंटू एक्स ए एक्स और b इंटू एक्स बी एक्स आएगा, तो x कॉमन लेके आप a प्लस बी लिख सकते हो, और कांस्टेंट टर्म आएगा 2a प्लस बी।
दोनों तरफ कंपेयर से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है क्या, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है a प्लस बी और लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी x का टर्म नहीं है, यानी कि x का कॉफिशिएंट है 0 और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस बी और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 1। अब हमें a प्लस बी के टर्म्स में दो इक्वेशंस मिल गए, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 b और b कैंसिल हो गया, 2a माइनस a बचा a, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया और b क्या हो जाएगा, b इस इक्वेशन से है माइनस a के बराबर, यानी कि -1 हो गया। तो ये जो हमारा इंटीग्रल था, अब इस इंटीग्रल को कैसे लिखा जा सकता है, a है 1 तो 1 बाई एक्स प्लस 1 और b है -1 तो -1 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो जो पहला टर्म है 1 बाई एक्स प्लस 1, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 और जो दूसरा टर्म है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर हो गया। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका है उसका एक अल्टरनेट अप्रोच भी है। अल्टरनेट अप्रोच से क्या मतलब है मेरा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस स्टेप पे, मान लो हमने इस स्टेप तक सेम ही किया इसको कंपेयर करने के बाद, पर इस स्टेप के बाद बजाय ये करने के हम क्या कर सकते थे कि इस इक्वेशन के अंदर मान लो हम ले लेते कि x इज इक्वल टू -2 ले लेते, ठीक है। तो x अगर हम -2 ले लेते तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि ये वाला जो टर्म होता है x प्लस 2 वो 0 हो जाता है। तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है 1 इज इक्वल टू b इंटू -2 प्लस 1, यानी कि b इंटू -1। तो यहाँ से b -1 डायरेक्टली आपको मिल जाता, क्योंकि ये इक्वेशन है और इसमें मैं x की वो सूटेबल वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ जिससे हमारा एक जो कांस्टेंट है वो गायब हो जाए। उसी तरह से अगर मैं इसमें x की वैल्यू को -1 ले लेता तो क्या होता, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 और राइट हैंड साइड में बच जाता a इंटू -1 प्लस 2, यानी कि a इज इक्वल टू 1। तो हमें डायरेक्टली भी a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1 मिल जाता, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं सॉरी। अब ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो हमारा ये रेशनल फंक्शन है इसमें न्यूमरेटर की डिग्री है 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो न्यूमरेटर की डिग्री है 2 और डेनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है। सबसे पहला स्टेप है इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करना। वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 1 टाइम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसको हमें माइनस करना है तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। एक्स स्क्वायर कैंसिल आ गया, यहाँ से बचा x 5x और 1 माइनस 6 यानी कि -5। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है, मतलब ये हम जब डिवीज़न कर रहे हैं तो डिवीज़न से क्या फ़ायदा होता है, डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है आपको आइडिया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, ये है 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और प्लस 5x माइनस 5। डिवीज़न एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। अब इस पूरे को अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो अब कैसे लिखा जा सकता है, अब यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इसको लिखेंगे tx प्लस p1x बाई qx। तो यहाँ पे जो आपका कोसेंट आ रहा है, यहाँ पे कोसेंट 1 आ रहा है और ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिवाइज़र है, ठीक है। और ऐसे भी अगर आप इसको समझो तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अगर आप डिवाइड करते एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, और तो पहला टर्म तो कैंसिल हो जाता और दूसरा टर्म बचता 5x माइनस 5 बाई दिस। तो ये बेसिक आइडिया है।
अब ये जो पॉलिनोमियल है, अब हमारा जो पॉलिनोमियल है 5x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक प्रॉपर जो है रेशनल फंक्शन है। तो जब हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन हमें मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। तो ये फैक्टराइज होके आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इस पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना पड़ेगा, 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको लिखना पड़ेगा a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इस साइड में कर रहा हूँ, तो सॉरी, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 5x माइनस 5 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 2। अब इसमें दोनों तरीका है, मैं जो रेगुलर तरीका है उससे आपको करके दिखाता हूँ। तो 5x माइनस 5 को हम लिख सकते हैं, ये आई होप कि ये स्टेप आपको समझ में आया। इसको आप ऐड करोगे राइट हैंड साइड को तो a टाइम्स x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 2 आएगा, और फिर जब कंपेयर करोगे तो डिनोमिनेटर सेम होने के कारण डिनोमिनेटर को हम गायब कर देंगे। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो x कॉमन करोगे तो a प्लस b बचेगा, क्योंकि यहाँ से ax आएगा और यहाँ से bx आएगा। कांस्टेंट टर्म आपको क्या बचा, यहाँ से माइनस 3a और माइनस 2b, तो माइनस 3a और माइनस 2b। अब आप जब कंपेयर करोगे तो a प्लस b आपका आ रहा है 5 और माइनस 3a माइनस 2b आपका आ रहा है माइनस 5। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है, तो इसको मान लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये हो गया आपका 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। तो अगर आप इसको ऐड करो तो माइनस 2b और प्लस 2b कैंसिल हो गया, यहाँ से आया माइनस a, क्योंकि माइनस 3 और प्लस 2 है माइनस a, और ये आ गया 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो a की वैल्यू आ गई माइनस 5। ठीक है, हम यहाँ पे चले जाते हैं और a की वैल्यू माइनस 5 आ गई, तो b की क्या वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी 5 माइनस a, तो 5 माइनस माइनस 5 यानी कि 10। तो a की वैल्यू माइनस 5 और b की वैल्यू 10। तो अब जो ये इंटीग्रल है वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मैं इसको फिर से कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है, आप इसको नीचे की तरफ लिखोगे या मैं भी उसको नेक्स्ट या यहीं पे करता हूँ। तो इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये जो इंटीग्रेशन है i, ये आपका i है, तो i किसके बराबर हो जाएगा, i जो है वो हो जाएगा 1, और इस वाले एक्सप्रेशन को आपने लिखा है a बाई एक्स माइनस 2, तो प्लस a क्या है, a है माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2, और प्लस b, तो b आपका क्या है प्लस 10 बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, और फिर इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन तो होगा x, माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, 1 बाई एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, और प्लस 10, और वन बाई एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आई होप कि आपको ये दोनों बात समझ में आ गई कि हमने जब इंटीग्रेट किया है तो बेसिक क्या अप्रोच यूज किया है। सबसे पहले हमने देखा है कि क्या ये फ्रैक्शन या जो रेशनल फंक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर ये प्रॉपर है तो उसके बाद हमें कोई चैलेंज नहीं होता, पर अगर ये इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले इसको प्रॉपर बनाना होता है। जैसा कि इस केस में था, हमने डिवीज़न करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया और आगे आंसर लिखा। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाह रहा था कि जैसे इस वाले भी प्रॉब्लम के अंदर हम अल्टरनेट अप्रोच का यूज कर सकते थे बजाय इसका यूज करने के। अल्टरनेट अप्रोच क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा जगह है बचा हुआ। अब जैसे कि इस स्टेप पे मान लो आप क्या करते, इस स्टेप पे अगर आप x की वैल्यू 3 ले लेते, x अगर आप 3 ले लेते तो आपका क्या हो जाता, 5 इंटू 3, अगर इस पूरे में 3 पुट करते x की जगह पे तो 5 इंटू 3 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 10 होता। और राइट हैंड साइड में आप क्या क्या हो जाता, 3 पुट करने पे ये टर्म तो 0 हो जाता, और b जो है 3 माइनस 1 यानी कि
1 होता, 3 - 2 1 के बराबर होता, तो ये केवल b बचता। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको b की वैल्यू जो है 10 के बराबर आएगी, आपको कोई भी सॉल्व नहीं करना पड़ा। उसी तरह से अगर आप x को 2 ले लेते इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या हो जाता, 5 × 2 10 - 5, तो ये आ जाता 5, और 2 लेने पे जो सेकंड वाला टर्म है वो 0 हो जाता, और ये हो जाता a × 2 - 3 यानी कि a × -1 यानी कि -a। तो इसका मतलब कि a जो हो जाता वो -5 के बराबर हो जाता। तो ये भी तरीका है, आपको जो भी सूटेबल लगे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैंने पेज छोड़ा था पर मैंने एक ही पेज में मैनेज कर लिया। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखो, ये एक सेकंड टाइप है। हमने 2 टाइप के किए हैं। अगर आप पहले में देखो तो पहला वाला टाइप ये था जिसमें दोनों लीनियर फैक्टर्स थे। दूसरे वाले टाइप में हमने देखा कि यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर नहीं है, तो सॉरी प्रॉपर इम्प्रॉपर है ये, तो सबसे पहले हमने इसको प्रॉपर बनाया। अब इस केस में यहाँ पे x + 1² टाइप का है, तो ये एक सबसे पहले तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। कई बार बोलने के क्रम में प्रॉपर या इम्प्रॉपर में हो सकता है ऊपर नीचे हो रहा हो, पर आप ध्यान से समझिए कि ये जो है प्रॉपर है। क्या है, मैं लिख देता हूँ, ये जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि इसकी डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की क्या डिग्री है, 3 है। यहाँ पे x + 1 को स्क्वायर करोगे तो x² का टर्म आएगा, और फिर x को मल्टीप्लाई करोगे तो x³, तो मैक्सिमम पावर x का यहाँ पे 3 आएगा। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम क्या कर सकते हैं, तो पहला स्टेप तो चेक हो गया कि ये प्रॉपर है। दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, तो डिनोमिनेटर भी ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो सब कुछ सुटेबल फॉर्म में है। तो मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3x - 2 / x + 1² इंटू x + 3। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a/x + 1 भी आपको लेना है, प्लस b/x + 1² भी आपको लेना है, और प्लस c/x + 3 आपको लेना है। फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 3x - 2 / x + 1² इंटू x + 3। यहाँ भी अगर आप LCM लेने जाओगे तो LCM आपका कितना होगा, LCM है x + 1² इंटू x + 3। तो x + 1 यहाँ करने पे आएगा a टाइम्स x + 1 इंटू x + 3। फिर x + 1² करने पे आएगा b टाइम्स x + 3 और c टाइम्स x + 1²। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऐड करने के बाद आया। अब क्या करना पड़ता है, अब जो है आपको दोनों तरफ कंपेयर करना पड़ता है। तो दोनों तरफ कंपेयर कैसे करोगे, डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर सेम हो जाएगा। 3x - 2 जो है वो बराबर होगा a टाइम्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, या एक स्टेप और भी लिख देता हूँ, x + 1 इंटू x + 3 प्लस b टाइम्स x + 3 और प्लस c टाइम्स x + 1²। इसको मैं स्टार इक्वेशन मान लेता हूँ। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को आप यूज करोगे तब जाके आपका सॉल्यूशन निकलेगा। अब आप जो रेगुलर प्रोसेस है उसको भी यूज कर सकते हो, पर दोनों को यूज करने से आसानी से होगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो रेगुलर प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे आपका 3x - 2 है, और यहाँ से आपका आएगा a टाइम्स x² प्लस x + 3x यानी कि 4x और प्लस 3, और यहाँ से आएगा आपका b टाइम्स x + 3 और यहाँ से आएगा आपका c टाइम्स x² प्लस 2x + 1। अब कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि x² के कॉफिशिएंट को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, आप लिख दोगे कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो x² यहाँ पे ax² आ रहा है, इसमें x² नहीं है, पर लास्ट वाले से cx² आएगा, यानी कि a + c × x² आएगा। तो x² तो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, राइट हैंड साइड में है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x² का कॉफिशिएंट को 0 रखना पड़ेगा। अब x का क्या कॉफिशिएंट है, पहले वाले से आ रहा है 4a, दूसरे वाले से आ रहा है b और तीसरे वाले से आ रहा है प्लस 2c, ये बराबर है 3 के। और कांस्टेंट टर्म क्या है, तो पहले वाले से आ रहा है 3a, दूसरे वाले से आ रहा है 3b और तीसरे वाले से आ रहा है c, और एक इसके बराबर है, ये -2 के बराबर है।
अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पे आपका c जो है वो -a के बराबर आ गया इस इक्वेशन से। अब इसमें c की जगह पे -a रखोगे तो क्या आएगा? 4a और -2a यानी कि आएगा 2a और प्लस b इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे c की जगह पे -a रखोगे तो क्या आएगा? 3a और -a यानी कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो हम अगर इस इक्वेशन को लिखें 2a प्लस 3b इज इक्वल टू -2, इस वाले इक्वेशन को, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। तो 2a और -2a कैंसिल हो गया, यहाँ से b -3b, तो b -3b कितना बचेगा? -2b। और यहाँ पे 3 + 2 यानी कि 5, तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5/2। आई होप कि अभी तक जो हमने कंप्यूटेशन किया है उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो b की वैल्यू अगर -5/2 आ गई तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है a और c। तो मान लो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, या 2a + b 3 के बराबर है, तो यहाँ से क्या आएगा? 2a इज इक्वल टू 3 - b, तो 3 + 5/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 5 11, 11/2। तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 11/4। तो a हो गई की वैल्यू हो गई 11/4। तो c की क्या वैल्यू हो गई? c की वैल्यू हो गई -a यानी कि -11/4। तो आपको a, b और c तीनों मिल गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, पर मैं आपको एक अल्टरनेट भी अप्रोच बताना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा बच जाओगे ये कैलकुलेशन करने से। कैसे बच जाओगे? जैसे कि मान लो आपने स्टार इक्वेशन लिया और अल्टरनेट अप्रोच, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट। तो अल्टरनेट अप्रोच में क्या है कि जो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस मैं यूज कर रहा हूँ, देखो जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, ये और दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो अगर मैं x की जगह पे -1 लूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये केवल बचेगा। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम -1 ले लें तो 3x - 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -5। ठीक है, 3 में -1 से मल्टीप्लाई करने पे -3 और -2 -5। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेकिंग x इज इक्वल टू -1। और ये कैसे वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम चाह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट्स के टर्म्स हैं वो 0 हो जाएं। तो अगर हमने -1 लिया तो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म 0 हो गया, और यहाँ से आया -5 इज इक्वल टू -1 + 3, तो -1 + 3 क्या होगा? 2 होगा, तो ये आएगा 2b। तो यहाँ से डायरेक्ट हमें b की वैल्यू आ गई -5/2। ठीक है, और अगर हम x की जगह पे -3 ले लेंगे तो क्या आएगा? -3 लेने पे पहला और दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, और -3 लेने पे यहाँ पे आएगा -3 × 3, तो -9 × -2 यानी कि -11। और राइट हैंड साइड में पहला और सेकंड टर्म 0 हो गया और ये बचा c। तो -3 + 1 कितना होता है? -3 + 1 होता है 2, -2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4c आ जाएगा, और 4c आ जाएगा तो यहाँ से c आ गया -11/4। पर a कैसे निकलेगा? तो आपको ये जो हमने सॉल्व किया है ये पूरा का पूरा, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कंपेयर कर लो तो a+ आप यहाँ तक तो आपको लिखना पड़ेगा, a + c 0, 4a + this 3 एंड दिस। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया, पर a की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो इस इक्वेशन को यूज कर लो। तो c है -a के बराबर, तो a क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू -a, या a इज इक्वल टू -c। अगर आपको a निकालना है तो आप a को लिखिए -c के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू -c यानी कि 11/4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगले पेज पे जाते हैं और प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा कि पहला टर्म क्या है? a, तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? इंटीग्रेशन हो गया a क्या है? राइट हैंड साइड को देखो,
a है 11/4, तो 11/4 इंटू 1/x+1, तो पहला हो गया 11/4 x+1 ये dx। दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा b/x+1², तो b है आपका -5/2, तो यहाँ से आएगा -5/2 और यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 1/x+1²। और तीसरा टर्म क्या है आपका, तीसरा टर्म है आपका c, तो c की वैल्यू है -11/4, तो यहाँ पे लिखोगे, ये प्लस नहीं लिखना है माइनस लिखना है, तो -11/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 dx। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने कर लिया और उसके बाद a b c की वैल्यू मिल गई, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू डाल दी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो 11/4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 होगा log ऑफ mod x+1 -5/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1² क्या होगा, ये x+1 -2 है, तो -2 + 1 -1 हो जाता है, तो ये बेसिकली आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेसिकली आ जाएगा -1/x+1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा 1/x+1 और यहाँ से आएगा -11/4 और log ऑफ mod x+3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आई होप कि आप ये समझ पाए कि यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेट किया था वो x+1 to the power -2 dx किया था, तो ये क्या हो जाएगा x+1 to the power -2 + 1 by -2 + 1 यानी कि -1/x+1, तो हमने डायरेक्ट उसको यहाँ पे लिख दिया है। ये आप याद भी रख सकते हो, अगर आप इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो 1/x² को इंटीग्रेट करने पे -1/x आता है। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और भी प्रॉब्लम्स करते हैं, मान लीजिए हमें ये प्रॉब्लम करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 2 × 2 यानी कि 4 है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे गलती ये करेंगे, ये गलती नहीं है पर ये एक रॉन्ग अप्रोच है। क्या करेंगे कि वो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए लिखेंगे x² / x² + 1 × x² + 4। ठीक है, अब इसको फर्दर तो फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो हमें लिखना पड़ेगा x² + 1, पर अगर हमें x² + 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ax + b और दूसरा है हमारा टर्म x² + 4, तो अगर हम x² + 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा cx + d। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 4 वेरिएबल मिल रहा है a, b, c, d और 4 इक्वेशन मिलेगा, फिर उनको कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अप्रोच तो ये ठीक है पर लेंदी अप्रोच है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये किया जा सकता है, अगर आप इसको ध्यान से समझें तो इसको थोड़ा आसानी से किया जा सकता है। आसानी से कैसे किया जा सकता है मैं आपको समझाता हूँ। इंटीग्रेशन की बात हम बाद में करेंगे, हम सबसे पहले इस पार्शियल इस रेशनल फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारा x² / x² + 1 × x² + 4 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि लेट y = x²। तो इसको लेने से क्या हो जाएगा, हो जाएगा y / y + 1 × y + 4। अब ये करने से क्या हो जाएगा कि ये करने से हमारा पार्शियल फ्रैक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ a / y + 1 और प्लस b / y + 4। ठीक है, और फिर इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा y + 1 × y + 4 और यहाँ से आ जाएगा a टाइम्स y + 4 प्लस b टाइम्स y + 1। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपका y है, ये तो डिनोमिनेटर सेम ही है, और राइट हैंड साइड में है आपका a टाइम्स y + 4 और प्लस b टाइम्स y + 1। ठीक है, अब वही टेक्निक मैं यूज करता हूँ, y को -4 पुट कर देता हूँ, तो -4 पुट करने पे यहाँ पे लेफ्ट में तो -4 आएगा, राइट में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और b -4 + 1 कितना होगा -3, तो -3b यानी कि जो b की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3/4। और उसी तरह से अगर मैं y को -1 पुट करूँगा तो यहाँ पे आएगा -1 और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा
-1 + 4 3, तो ये आ जाएगा 3a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है अल्टीमेटली वो हो जाएगा मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ कि y बाई y + 1 इंटू y + 4 ये बराबर हो जाएगा -1/3 टाइम्स y + 1 और प्लस 3/4 टाइम्स y + 4। पर हमारा क्या था, हमारा जो वैल्यू था ये क्या था बेसिकली, ये कुछ भी नहीं था, ये था x²। अगर हम इसको ऐसे लिखें, क्योंकि हमने y को x² लिखा था, हमने ये बेसिकली हमारा था x² बाई x² + 1 इंटू x² + 4। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 इंटू x² + 1 और प्लस 3/4 इंटू x² + 4। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इंटीग्रेशन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन तो हमने कर लिया, तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है -1/3। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ -1/3 टाइम्स x², ये क्या था x² + 1 x² + 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 टाइम्स x² + 4 dx। ठीक है, तो ये दोनों इंटीग्रल्स को हमें जो है सॉल्व करना है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रल का, -1/3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² होता है tan इनवर्स x, तो ये हो गया tan इनवर्स x। और जो दूसरा टर्म है वो है 3/4 और x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a, तो 1 यहाँ पे 4 है यानी कि 2a², तो a की जगह पे आ गया 2, तो 1/2 और फिर tan इनवर्स x/a यानी कि x/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर को एक बार और बेहतर तरीके से लिख सकते हो, बट आई होप कि जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर हो गया। तो आपका आंसर है -1/3 tan इनवर्स x प्लस 3/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ठीक है, तो आप एक काम यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे करना है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती मैंने नोट की है, यहाँ पे जो मैं कंप्यूटेशन कर रहा था तो यहाँ पे -4 = -3b के बराबर है, तो b जो है वो 3/4 ना हो के क्या होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, 4/3 होगा। ठीक है, मैं जब इसको नोट कर रहा था तो मेरे ध्यान में आया, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, कुछ बच्चों ने नोट कर भी लिया होगा। तो ये 4/3 है, तो यहाँ भी ये 4/3 होगा, यहाँ भी ये 4/3 होगा। नेक्स्ट पेज के अंदर भी इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या होगा, ये होगा 4/3, 4/3 यहाँ से आएगा 4/3। ठीक है, तो 4/3 आएगा, तो जो आंसर आएगा उसमें 3/2 नहीं आके आपका आएगा 2/3। तो वही मैंने यहाँ पे गड़बड़ी नोट किया था। तो अब एक लाइन और भी लिख दो आप, -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, वीडियो में 38 मिनट हो चुके हैं, तो हम 2-3 सवाल और करना चाहते हैं ताकि वीडियो हमारा 1 घंटे से ज़्यादा का ना हो। एक सवाल ये करेंगे, एक सवाल ये करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो शुरुआत में देख के आपको ये लग रहा है कि ये रेशनल फंक्शन नहीं है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप का है और यहाँ पे टर्म्स पॉलिनोमियल्स जो हैं वो नहीं है। ठीक है, ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर आप एक बेसिक आइडिया यूज करो कि जैसे अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान के इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर में सारे कॉस स्क्वायर फाई और साइन फाई के टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में साइन फाई और कॉस फाई के टर्म्स हैं। तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि लेट u इज़ इक्वल टू साइन फाई। तो अगर ऐसा हम मानेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारा du है वो कॉस फाई
डी फाई के बराबर हो जाएगा। तो कॉस फाई डी फाई यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, 3 साइन फाई। तो यानी कि 3 और साइन फाई की जगह पे हमने यू लिया है, तो 3u माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। अब कॉस स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिखा जा सकता है, तो कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर एंड माइनस 4 साइन फाई, तो हो जाएगा माइनस 4u। और कॉस फाई डी फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई डी फाई हो जाएगा डी यू। तो दिस इज इक्वल टू 3u माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 यानी कि 4 और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस यू स्क्वायर माइनस 4u। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अरेंज करके, 3u माइनस 2 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस 4u प्लस 4। यहाँ पे du भी लिख दो, यहाँ पे du भी लिख दो। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो था वो चेंज हो चुका है, किस फॉर्म में, वो चेंज हो चुका है इंटीग्रल ऑफ 3u माइनस 2 बाई, और इसको अगर आप देखो तो ये क्या है, ये है बेसिकली u माइनस 2 का होल स्क्वायर du। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, 3u माइनस 2 बाई यू माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, a बाई यू माइनस 2 और प्लस b बाई यू माइनस 2 का होल स्क्वायर। कंपेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा 3u माइनस 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, u माइनस 2 स्क्वायर आपका LCM होगा, तो पहले से आएगा a टाइम्स u माइनस 2 और दूसरे से आएगा जस्ट b, ठीक है। तो और LCM हमने कंपेयर कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3u माइनस 2 इज इक्वल टू au माइनस 2a प्लस b। तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 3, ठीक है, और माइनस 2a प्लस b की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो b की वैल्यू क्या आएगी, इससे b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस 2a, यानी कि 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन होके आ रहा है एक्सप्रेशन वो क्या बनेगा, तो a बाई यू प्लस 2 यानी कि 3 बाई यू माइनस 2 और b जो है वो क्या है प्लस 8 बाई यू माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। अब हमें दोनों टर्म्स के बारे में पता है, ठीक है। तो a की वैल्यू भी पता चल गई, b की वैल्यू भी पता चल गई। आई होप कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लें। a की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी 3 और माइनस 2a प्लस बी माइनस 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो b की वैल्यू है माइनस 2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही गलती हो रहा था, माइनस 2 प्लस 2a, तो ये माइनस 2 है। तो माइनस 2 प्लस 2a करोगे आप तो ये क्या आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक को ध्यान में रखना है। तो ये आपका आएगा 2a करने पे 6 आएगा, तो माइनस 2 प्लस 6 यानी कि 4 आएगा। तो ये 8 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 4, ठीक है। ये गलती सुधार हो गया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, तो अगर हम इसको यहीं पे कर दें नेक्स्ट पेज में जाने की बजाय, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई यू माइनस 2 डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई यू माइनस 2 स्क्वायर डी यू। तो यहाँ से तो आ जाएगा 3 कांस्टेंट, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड यू माइनस 2, और जो सेकेंड टर्म आएगा वो आएगा 4 और 1 बाई यू माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो आ जाएगा माइनस 1 बाई यू माइनस 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर हम u के टर्म्स में नहीं लिख सकते, आंसर हमें लिखना पड़ेगा साइन फाई के टर्म्स में। तो आप इसको लिख सकते हो 3 लॉग साइन फाई माइनस 2, ये ब्रैकेट के अंदर, एंड यहाँ पे जगह नहीं बच रहा तो इसको मैं हटा देता हूँ, और प्लस क्या आएगा, माइनस 4 प्लस नहीं माइनस आएगा ना, माइनस 4 है, तो यहाँ से आएगा माइनस, और
4 टाइम्स 4 बाई u माइनस 2, तो u है साइन फाई माइनस 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, कोई कन्फ्यूजन आपको इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 2, और नीचे क्या है एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करने पे डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो क्या ये प्रॉपर है, आंसर हो गया यस। क्या डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड है, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं। तो सब कुछ सुटेबल फॉर्म में है, अब डायरेक्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 2 और फिर हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या गलती मत करना, यहाँ पे b मत लिखना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी, जितना यहाँ पर डिग्री है उससे एक कम डिग्री, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कंपेयर करोगे दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ से न्यूमरेटर से आएगा, और यहाँ से आप लिखोगे a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस 2, ठीक है। अब हमें टर्म्स को कलेक्ट करने हैं, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, कई बार न लिखने के कारण कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा b, तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी हो गया। x का क्या कॉफिशिएंट आएगा, तो इसमें तो x का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, यहाँ से बी एक्स इंटू 2 यानी कि 2b आएगा, और सी एक्स भी है तो 2b प्लस सी भी आएगा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म पहले वाले से आएगा a और लास्ट वाले से आएगा 2c, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आ गया 2b प्लस सी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, और तीसरा इक्वेशन आ गया a प्लस 2c, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, तो इन दोनों से हम a और b के टर्म्स में लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, 2c और 2c कैंसिल हो गया, तो a माइनस 4b 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 के बराबर हुआ। अब ये है a प्लस बी, तो यहाँ पे आ गया a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, a कैंसिल हो गया, b प्लस 4b आ गया 5b आ गया 1 प्लस 1 2 के बराबर। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई 2/5। अगर b की वैल्यू 2/5 मिल गई और a प्लस बी जो है 1 के बराबर है, तो a की वैल्यू 1 माइनस b यानी कि 1 माइनस 2/5 यानी कि 3/5 के बराबर आएगा, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 3/5, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1 माइनस 2b, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 4/5, तो c की वैल्यू हो गई 1/5। तो a, b और c हमें तीनों मिल गया। तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जब प्रोसेस ओवर हो गया, तो अभी हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मैं इसी पेज पे कर देता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन है a, तो a क्या आया है, a आया है आपका, कहाँ गया, a आया है आपका 3/5, तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू एक्स प्लस 2 dx, और प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b क्या है 2/5x और प्लस c है 1/5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2/5x प्लस 1/5, और नीचे में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1
dx। ठीक है, तो 3/5 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। 1/x+2, इस टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/5 बाहर आ जाएगा, ऊपर में बचेगा 2x+1/x² + 1 dx। ठीक है, अब देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो हो गया 3/5, यहाँ भी मैं कॉपी करता हूँ इस टर्म को। पहले वाला जो टर्म है यहाँ पे 2x+1 है, ठीक है, तो आप ये करो कि 2x/x² + 1 को सेपरेट कर दो और 1/x² + 1 को सेपरेट कर दो, तो यहाँ से 1/5 इसको आप लिख दो 2x/x² + 1 dx, और प्लस लिखो 1/5 और 1/x² + 1 dx। ठीक है, अब आपका ये सब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 log mod x + 2, यहाँ से आ जाएगा 2/5, नहीं 2/5 मत लिखो आप, इसको देखो, इसको आपको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अगर आप x² + 1 को u मानोगे तो 2x dx आपका du के बराबर होगा, तो ये बेसिकली du/u के बराबर है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा log of u, यानी कि log of x² + 1, और जो तीसरा है वो है 1/5, और 1/x² + 1 का जो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा टर्म्स जो है इंटीग्रेशन में कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ABC की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो कितने मिनट का हो चुका है, ये वीडियो हो चुका है 52 मिनट का। अब हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक बार क्विक रिकैप करें तो क्या हमने किया है कि कोई भी अगर रेशनल फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप रेशनल फंक्शन को देखो और चेक करो कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, अगर इम्प्रॉपर है तो पहले उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का जो प्रोसेस है उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर पूरी तरह से फैक्टराइज हो जाए जहाँ तक पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है तो अब हम वहाँ पे स्टॉप करते हैं, और जब भी हम x - a² या क्यूब टाइप का टर्म आता है तो हम सारे को लेते हैं, x - a, x - a² इस तरह से लेते हैं। तो ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने 1 और 2, फिर 3, 4 और फिर 5 और 6, टोटल 6 प्रॉब्लम भी किए हैं। तो काफ़ी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स किए हैं। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय किए हो। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी मित्रों के साथ साझा भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।